साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी में। पिछली दो क्लासेज में संविधान सभा के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। पिछली दो क्लासेस से मैं आपको एक बार कनेक्ट कर दूं। सबसे पहले हमने भारतीय संविधान की देखो मांग होगी कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा चाहिए। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर कुछ वैश्विक परिदृश्य पर भी हमने चर्चा की। अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा और दोनों की असफलता के बाद अंततः एक कैबिनेट मिशन आता है। उसी की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा, इलेक्शन होंगे। कांग्रेस को 208 सीट मिलेंगी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलेंगी और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देगी। किस प्रकार से भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए कमेटियों का गठन होगा, किस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इस पर भी विस्तार से चर्चा की, जिनमें प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, 7 सदस्यीय थी। ये सारी बातें हमने विगत दो क्लासेज में अच्छे से पढ़ ली थी। आज की क्लास में क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, जैसा कि मैं आपको पर डे बताता हूं, साइकोलॉजी वाली जो एमसीक्यू वाली सीरीज हमने चला रखी है वो सुबह 8 बजे आपको क्लास पर डे मिलती है। 11 बजे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो आपको पर डे 11 बजे यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। एवं जो साथी चैनल से जुड़े हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, वीडियो जो भी आ रही है उनको शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्लास में जिन जिन बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक बार नजर डालें। सबसे पहले संविधान सभा के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन होगा, लॉर्ड वेबल को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद माउंटबेटन योजना आएगी, भारत पाकिस्तान का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की लगातार एक ही मांग थी कि हमको तो भाई अलग देश चाहिए, है ना। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग थी। उस मांग को पहले तो माना नहीं जा रहा था, लेकिन जब काफी मारकाट हुई, लाखों की संख्या में मारे गए, सांप्रदायिक दंगे हुए। आप विभाजन की त्रासदी वाला पाठ है, कक्षा 12th में है शायद, आरबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, उसमें पढ़ो, आपको पता लगेगा। विभाजन की जब त्रासदी आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ सोचने मात्र से रूह कांप जाती है। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने किस तरह इसको सहा होगा वो ही जानते हैं। उसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद विभाजन के उपरांत संविधान सभा में क्या क्या बदलाव आएंगे, संविधान सभा की सदस्य संख्या कम होगी। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, कौन सी रियासत से कितने सदस्य गए, कौन कौन गए। संविधान बाद में प्रभाव में आएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होगा, लागू होगा। और कुछ संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज की क्लास में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बिंदु पर चलें आज की क्लास में, जिसमें सबसे पहले है अंतरिम सरकार। हमने आपको कल बताया था जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होंगे। कुल जो 389 सीटों थी उनमें डिवाइडेशन भी हमने पढ़ लिया था, 292 प्लस 4 296 ब्रिटिश भारत से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से और 93 देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है। 24 अगस्त 1946 को, जैसे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाएंगे, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं अंतरिम सरकार का गठन होगा। क्लियर है? अंतरिम सरकार का क्या होगा भाई, गठन किया जाएगा। अब यहां ये डेट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अंतरिम सरकार के अंतर्गत आपको 2 डेट मिलती है। 2 डेट कैसे मिलेंगी ये तो आगे मतलब वो भी होगा। इसमें जब दोबारा इसको मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करेंगे तो प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, पुनर्गठन होगा, ये भी एक डेट आती है। 24 अगस्त 1940 घोषणा होगी, अच्छे से पढ़ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस शब्द को अच्छे से पढ़ें आप, घोषणा की है। 24 अगस्त 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई है। इसके बाद में ये डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 1946 है। इस दिन 11 सदस्यों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जो मंत्री परिषद में शामिल थे 11 सदस्य, उनके साथ 2 दिसंबर 1946 को शपथ ग्रहण करेंगे। लॉर्ड वेबल जो तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे, उनको
परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा और जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। एक एक बिंदु को अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी फैक्ट जो संविधान सभा से है उसको छोड़ा नहीं गया है। बिल्कुल जिस प्रकार से डेट है वो सारे फैक्टों को समाहित करने का प्रयास है। लास्ट तक बने रहना है। 24 अगस्त 1940 नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी 11 सदस्यों के साथ क्या लेंगे भाई, शपथ लेंगे। लॉर्ड वेवेल जो तत्कालीन वायसराय हैं उनको परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है। इसके बाद ये पुनर्गठन की डेट भी निकल के आती है। क्लियर है? ये जो पुनर्गठन होगा ना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने और हमने पढ़ा था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, पढ़ा था हमने। और ये भी आप पढ़ते हो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक होगी तो उस बैठक में मुस्लिम लीग क्या करेगी, उसका बहिष्कार करेगी। और इसीलिए तो 389 जो सदस्य थे ना उनमें से मात्र पहली बैठक में 207 सदस्य ही भाग लेते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। 26 अक्टूबर 1946 को इसका पुनर्गठन करेंगे और पुनर्गठन करके जो ये 11 सदस्य हैं ना इनमें से 3 सदस्यों को क्या करेंगे, ये मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पहले 11 सदस्य थे, हमने पढ़ा 2 सितंबर 1946 को। 11 में से ये नेहरू जी हैं, अपने 3 सदस्य हैं। कौन कौन? जिनमें देखो एक तो शरद चंद्र बोस, एक सैयद अली जहीर और सर सफात अहमद खां। ये 3 सदस्य कांग्रेस से इनके इस परिषद में इन्होंने शामिल किया था अंतरिम सरकार में 11 सदस्यों में। लेकिन ये 3 सदस्यों से क्या दिलाएंगे भाई, इस्तीफा दिलाएंगे और इन 3 के स्थान पर यहां 8 हो जाएंगे। क्लियर है? 8 सदस्य रहेंगे, एक स्वयं नेहरू जी रहेंगे 9 और 5 हो जाएंगे उनके मुस्लिम लीग के सदस्य। 9 और 5 14 सदस्य हो जाएंगे 26 अक्टूबर 1946 को। ये भी जो नाम है ना 3, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां, ये मुस्लिम लीग में शामिल करना था उनके 5 प्रतिनिधियों को। तो इन 3 सदस्यों को क्या किया जाएगा भाई, इस्तीफा दिलवाया जाएगा 3 सदस्यों से कांग्रेस के। पहले 11 थे, 3 देंगे और बाद में सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। एक बार आप किस जो ये 14 सदस्य थे इन 14 सदस्यों को कौन कौन से विभाग बांटे गए, यहां से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। तो एक बार जल्दी से आप पढ़ लें। नेहरू जी को राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल जी को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो अगर वॉइस वगैरह को कोई इश्यू हो तो ज्यादा लेना नहीं है, है ना, थोड़ी दिक्कत है, कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत थोड़ी खराब है, रात में भी नहीं सो पाया था तो थोड़ी वॉइस का इश्यू हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर एच.वी. गो सी.एच. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, आई चुनरीगर वाणिज्य, गजनफर अली खान स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। इस प्रकार ये 14 वो सदस्य हैं जिनको कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है ये भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये वो 14 सदस्य हैं जो पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार में थे। 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों ने, उसके बाद पुनर्गठन होगा और सदस्यों की संख्या हो जाएगी अंतरिम सरकार में 14। इस प्रकार ये 14 सदस्य थे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखें, इसमें पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, इंपॉर्टेंट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना से जो जो फैक्ट बनते हैं उनको एक बार देखें। देखो मुस्लिम लीग अपनी एक मांग पर अड़िग थी कि हमको तो भाई क्या चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए। प्रारंभ में जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी और भी कुछ नेता थे प्रमुख, ये नेता इस बात को मानना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जिस स्वर्णिम भारत या जिस अखंड भारत के सपना सजाने के लिए विगत कब से ना जाने कितने सालों से कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस अखंड भारत में, उस अखंड भारत की रचना के लिए ये नहीं चाहते थे कि उस भारत के टुकड़े हों। लेकिन जब मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा, सांप्रदायिक दंगे किए जाएंगे, तो अंततः
हमारे जो भारत के नेता थे वो इस बात के लिए एग्री होते हैं कि अब भाई क्या है, अब तो भारत के टुकड़े हो ही जाने चाहिए। और इसीलिए तत्कालीन जो वायसराय हैं माउंटबेटन, वो एक योजना लेकर आते हैं और उन्हीं के नाम पर इनकी इस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। एक अन्य नाम भी इसका है, वो है इसको 3 जून प्लान। क्या बोलते हैं भाई? 3 जून प्लान के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। 3 जून प्लान क्या है, क्यों है? क्योंकि 3 जून 1947 को, कब आई है? 3 जून 1947 को भारत में इसको लेकर आए थे और इसलिए इस योजना को 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं। इस योजना ने क्या काम किया भाई? 15 अगस्त 1947 को, कब? भारत की आजादी की आपको डेट पता है, 15 अगस्त, और हम स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। 15 अगस्त 1947 को सांप्रदायिक आधार पर, किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित किया है, एक भारत और एक दूसरा पाकिस्तान। क्लियर है? तो माउंटबेटन योजना का काम सिर्फ इतना था। कौन कौन से इसने आगे चल के बिंदु दिए, वो आप जब राज्यों का पुनर्गठन पढ़ोगे तो उसमें मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। इसने देशी रियासतों के लिए क्या प्रावधान रखा था, है ना, कि कौन सी देशी रियासत है जो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ये सब कुछ था, क्योंकि उस समय के भारत की आप बात करेंगे ना, तो उस समय भारत 2 भागों में विभाजित है, एक ब्रिटिश भारत और एक देशी भारत। तो ये जो योजना थी ये ब्रिटिश भारत के लिए थी। ब्रिटिश भारत के तो ऑटोमेटिकली टुकड़े हो गए सांप्रदायिक आधार पर, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। लेकिन देशी रियासत भी तो थी, राजा रजवाड़े भी तो राज कर रहे थे भारत में, उनके लिए क्या क्या प्रावधान इस योजना में थे, उसको जब हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो उस समय अच्छे से विस्तार से मैं आपको बताऊंगा माउंटबेटन योजना क्या है। लेकिन यहाँ संविधान सभा में इसको लाने के पीछे मात्र इतना परिप्रेक्ष्य है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, किस किस प्रकार, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अब यहां से शुरू होगा संविधान सभा का तीसरा चरण। कौन सा चरण? तीसरा चरण। क्योंकि पहला चरण कब कब से शुरू होगा भाई? 9 दिसंबर 1946 से शुरू होगा, और 9 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947। क्लियर? तीसरा चरण स्टार्ट होगा 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत आजाद हो जाएगा और इस दिन गणतंत्र हो जाएगा, लागू हो जाएगा। सॉरी, ये 26 नवंबर 1949 है ना। और इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होगा 26 जनवरी 1950 से और आपका 1952 तक। यही तो 3 चरण है, क्योंकि 1952 में पहली बार आम चुनाव होंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े होंगे सांप्रदायिक आधार पर। माउंटबेटन योजना के आधार पर होगा, कब आएगी? 3 जून 1947 को, और नाम से जानते हैं 3 जून प्लान। एक एक बिंदु को अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट जिस बिंदु पर चर्चा करें वो है विभाजन के उपरांत संविधान सभा। जैसे ही विभाजन होगा भारत का और पाकिस्तान का, तो विभाजन के बाद देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो एक तो ये कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम होगी, क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में चला जाएगा तो सदस्यों की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ें विभाजन के उपरांत संविधान सभा की प्रथम बैठक। इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि मैंने आपसे 4 बैठकों की बात की थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। क्लियर है? और एक अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। ये 4 वो बैठकें जो आपकी जुबान पर याद होनी चाहिए। क्या क्या इसमें हुआ वो मैं एक एक बताता जा रहा हूं। इसके बाद में थोड़ा सा बात कर लूं तो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक है। 1 मिनट रुकें, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक है, लेकिन कब की है भाई? ये विभाजन के बाद है। विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी? 31 अक्टूबर 1947 को होगी। दूसरा क्या बदलाव आएगा? विभाजन के उपरांत संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी 389, हमने पहले पढ़ लिया था 389, और 389 का हमने विभाजन भी देखा था 296 और 93। ये 296 निर्वाचित थे और ये 93 क्या थे भाई? मनोनीत थे, पढ़ लिया था। और 296 का भी डिवाइडेशन करें तो 292 अलग और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से अलग, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कोरबा और दिल्ली। क्लियर है? अब ये 389 जो सदस्य थे, जैसे ही कुछ पार्ट पाकिस्तान में जाएगा इनकी सदस्य संख्या घटकर क्या हो जाती है? 299। एग्जामिनर बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है यहां से कि भारत के विभाजन के बाद या माउंटबेटन योजना के बाद
भारत के संविधान जो सभा है उसमें सदस्य संख्या कितनी हो गई, 389 से घटकर आंसर क्या हो जाएगा, 299। जबकि कैबिनेट मिशन क्या बताती है भाई, कैबिनेट मिशन कितनी निर्धारित करती है, 389। क्लियर। अब ये जो 299 सदस्य हैं ये किस किस प्रकार से हैं, 229 और 70, वही डिवाइडेशन है जिस प्रकार 389 का किया। कुल 299 है, इनमें 229 है वो ब्रिटिश भारत से हैं और जो 70 सदस्य हैं वो आपके देसी रियासतों से हैं जिसमें राजा रजवाड़े राज किया करते थे। क्लियर है। इसके बाद क्या बदलाव आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, तो आपको पता है ये जो संविधान सभा है इसका निर्माण किसने किया भाई, इसका निर्माण किया था कैबिनेट मिशन ने। किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा तो स्वतंत्र हो जाएगा और स्वतंत्रता के बाद ये कैबिनेट मिशन से बिल्कुल क्या हो गया भाई, अलग हुआ। तो कैबिनेट मिशन से जब अलग है, जब कैबिनेट मिशन का कोई इस पर अस्तित्व ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये संप्रभु हो जाएगी। और क्या बदलाव आएगा, इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की दोहरी भूमिका। बिल्कुल जी, ये जो संविधान सभा है ये आगे चल के आप पढ़ते हो 15 अगस्त 1947। बात क्या हो रही है भाई कि 15 अगस्त 1947 को क्या क्या बदलाव आएगा। 15 अगस्त 1947 को ये जो संविधान सभा है ये दोहरी भूमिका के रूप में किस प्रकार कार्य करेगी। क्यों, देखो अब संविधान सभा है, अंग्रेज भी जा चुके हैं भारत से, बिल्कुल। अब ये संविधान सभा है 15 अगस्त 1947 के बाद संसद के रूप में भी कार्य करेगी। किसके रूप में कार्य करेगी, संसद के रूप में भी कार्य करेगी। और कब तक करेगी, 1952 तक, जब पहली बार आम चुनाव होंगे उस आम चुनाव तक। आपको पता है 24 जनवरी 1950 जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी और अंतिम बैठक के बाद इस संविधान सभा को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ये संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। लेकिन जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, इसके अध्यक्ष रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जीबी मावलंकर, जो आप पढ़ते हो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रहेंगे। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, ये कुछ बदलाव आएंगे विभाजन के बाद संविधान सभा में जी। अब पढ़ते हैं राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। इसमें देखो संख्या को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन एक बार आप गिन लें कि संविधान सभा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 सदस्य हैं, अभी मैंने बताया था, है ना। तो ये 12 सदस्य हैं जो राजस्थान से संविधान सभा के। लेकिन क्वेश्चन किस किस प्रकार से पुटअप होते हैं, देखो 2 रियासत ऐसी हैं जहां से सर्वाधिक सदस्य संख्या है। 2 रियासत हैं। बीटी कृष्णमाचारी, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, ये वो हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनेंगे, है ना। एनबी खरे जो अलवर से थे, उस एनबी खरे के प्रस्ताव पर देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। हीरालाल शास्त्री जो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे राजस्थान के, ये जयपुर से संविधान सभा में सदस्य थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, जिसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी राजस्थान की। मानिकलाल वर्मा, सरदार सिंह खेतड़ी से, राय बहादुर भरतपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इंपोर्टेंट लगा लेना है क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा से ये निर्वाचित हुए हैं। क्या हुए भाई, निर्वाचित थे। क्लियर, क्योंकि और जो थे ये देसी रियासतों से क्या थे, मनोनीत थे, राजाओं ने भेजा था। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित होने वाले थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और 4 क्या हुआ करते थे भाई, चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे। इन 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों में एक चीफ कमिश्नर प्रांत हमारे राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा, जहां से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जय नारायण व्यास जोधपुर से। अब किस किस प्रकार से राजस्थान से प्रश्न बनेंगे संविधान सभा में, देखो बीटी कृष्णमाचारी को प्रश्न पूछा गया है, बीटी कृष्णमाचारी को लेकर, क्योंकि उपाध्यक्ष रहे थे। दूसरा मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी से बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अजमेर मेरवाड़ा है, चीफ कमिश्नर प्रांत था। 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों में एक जो प्रांत था वो राजस्थान में भी शामिल था। ये कुछ
फैक्ट है, कुछ प्रश्न हैं जो आपको राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य, सर्वाधिक संविधान सभा में सदस्य 2 रियासतों से थे, एक जयपुर से और एक मेवाड़ से, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी। क्लियर। अब पढ़ते हैं भाई संविधान का प्रभाव में आना या लागू होना। आपको खूब पता है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगेगा और इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को, कितने भाई, 16 अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा और इसीलिए आंशिक रूप से लागू होने की तिथि भी क्या आती है, आंशिक रूप से लागू होने की जो तिथि है ना, वो लागू होने की तिथि भी क्या है, 26 नवंबर 1949। किस किस प्रकार से भारत का संविधान बनकर तैयार होगा और किस प्रकार लागू होगा, पढ़ते हैं एक एक बिंदु से। 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि संविधान दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष। और कब से किया जाता है, 2015 से किया जाता है। 125वां बर्थडे था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को भारतीय संविधान, ये जो 3 वो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये तीनों पॉइंट सीक्वेंस से पूछे गए हैं, क्रम से, ये क्रम से याद रखने हैं आपको, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। और ये तीनों शब्द देखने को मिलते हैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही पता चलता है भारतीय संविधान के आंशिक रूप से लागू होने की या बनकर तैयार होने की तिथि का। क्लियर है? यस। इसी दिन संविधान सभा के जो 299 सदस्य थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जैसे ही माउंटबेटन योजना आएगी 3 जून 1947 को और भारत और पाकिस्तान का अलग विभाजन हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद सदस्यों की संख्या रह जाएगी 299 और 299 से 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए हैं। एक एक फैक्ट को लेकर आया हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है, आपको लास्ट तक बने रहना है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी दिन 16 अनुच्छेदों के साथ संविधान को आंशिक रूप से लागू किया, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन है। संविधान की अगर लागू होने की तिथि पूछे, आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि पूछे, आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन एग्जामिनर उसमें एक शब्द जोड़ दे कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा भाई, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, जिसमें देखो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8 और 9 ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता प्रावधान देखते हो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये 5 आर्टिकल, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 388, 391, 392, 393 और इस प्रकार ये आर्टिकल हो जाएंगे 15 है। और इन 15 आर्टिकलों को ये इसी दिन से प्रवर्त होंगे, किस दिन से, 26 नवंबर 1949 से प्रवर्त होंगे, ऐसा कहने वाला आर्टिकल है 394। और इन सभी आर्टिकलों को मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 16। 16 आर्टिकल वो आर्टिकल हैं जिनको इसी दिन लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 और आंशिक रूप से लागू होने की तिथि क्या हो जाएगी दोस्तों, 26 नवंबर 1949। क्लियर? यस, नोट लगाने ला है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से 26 जनवरी 2015 से हुई है। क्यों हुई है, 26 नवंबर 2015 से हुई है क्योंकि इस बार 125वां जन्म दिवस था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। तो 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष 2015 से संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्लियर है? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़े भाई। नेक्स्ट जी, ये पढ़ लिया था। यस, संविधान सभा की अंतिम बैठक, प्रथम बैठक हमने अच्छे से पढ़ ली थी। प्रथम बैठक होगी 9 दिसंबर 1940। इसके बाद सेकंड बैठक हमने पढ़ी 11 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति मनोनीत किया जाएगा। क्लियर है? 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाएंगे भाई, सभापति बन जाएंगे स्थायी। तीसरी बैठक भी इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी।
13 दिसंबर 1946 को, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या कर देगी भाई, पारित कर देगी। इसके बाद हमने एक और पढ़ी 31 अक्टूबर 1947। ये वो तारीख है जो भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद, मतलब विभाजन के उपरांत जो बैठक होती है पहली बार, वो होती है 31 अक्टूबर 1947। क्लियर? यस। अब पढ़ते हैं भाई अंतिम बैठक, क्योंकि ये भी बैठक इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या होगा देखो, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो टेंशन नहीं लेनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, लेकिन एक आर्टिकल है अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है, और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, और इसीलिए अनुच्छेद 60 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता भी मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को मिलती है। अगर मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करूं तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कौन सी तिथि को संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान पर हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट है, फैक्ट अच्छे हैं। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो देखो, भारतीय संविधान में एक अभूतपूर्व योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और इसीलिए भारतीय संविधान का जनक, जननी, वास्तुकार, आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायचदा हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से इटालियन तरीके से लिखने का कार्य किया, और ये जो हस्तलिखित प्रति थी, इस हस्तलिखित प्रति पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीएम बनेंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। संविधान पर जो मोहर लगाई जाती है वो हाथी की मोहर लगाई जाती है। कुछ और फैक्ट पढ़ लें एक बार। यस, संविधान पर अगर राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो ये बलवंत सिंह मेहता जी हैं, जो कौन सी रियासत से थे, मेवाड़ रियासत। एक भी फैक्ट, बार बार कह रहा हूं, एक भी फैक्ट संविधान सभा से छूटने वाला नहीं है। सारे फैक्ट को समाहित करके क्लास को डिजाइन किया गया है। जनगण मन और वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा ही आगे चल के संसद के रूप में भी कार्य करेगी, और इस दिन कब, 24 जनवरी 1950 अर्थात अंतिम बैठक वाले दिन ही इसको अनिश्चित समय के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया जाता है। अब ये विधायिका के रूप में कार्य करती है, और कब तक करेगी, 1952 तक। ये हमने पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा संविधान सभा है उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, तो ये संविधान सभा की दोहरी भूमिका के रूप में कार्य करेगी। ये इसको विस्तार से पढ़ा। ये दो व्यक्ति हैं, रत्नप्पा वरप्पा कोब्बार जो बॉम्बे प्रांत से, एएस परमार जो हिमाचल से थे। इन्होंने संविधान की अंतिम दिवस वाले दिन संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की, चुनकर आए। संविधान की 3 प्रतियां, ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक वाले दिन संविधान की कितनी प्रतियां संविधान के पटल पर रखी गई थी, तो 3 प्रतियां रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी में थी, एक अंग्रेजी की छपी हुई प्रति, एक हिंदी की। ये 3 प्रतियां थी। और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यस, संविधान का लागू होना 26 जनवरी 1950। अभी मैंने दोनों डेटों में कंफ्यूजन था, वो क्लियर कर दिया था। अगर आपसे एग्जामिनर आंशिक रूप से लागू होने की तिथि पूछे, क्या पूछे, आंशिक रूप से अगर लागू होने की तिथि पूछे, आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्लियर? लेकिन संविधान की लागू होने की तिथि या पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि पूछे, आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ये 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। इसी दिन तत्कालीन गवर्नर है सी राजगोपालाचारी, जो घोषणा करेंगे आज से भारत क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है, जैसे आप ब्रिटेन देखते हो तो ब्रिटेन में राजा का बेटा अगर राजा है, इसका मतलब गणतंत्र नहीं है। और गणराज्य वो होता है जिसमें जो आपका राष्ट्र अध्यक्ष होता है ना, वो राष्ट्र अध्यक्ष मनोनीत नहीं अपितु क्या होगा भाई, निर्वाचित होगा। क्या होगा, निर्वाचित होगा। यह है आपका गणराज्य या गणतंत्र का मतलब। भारतीय संविधान जब लागू हुआ
तो उस समय संविधान में 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। पूछा गया है काफी बार। लेकिन वर्तमान में बात करें, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग वर्तमान में है। ये कुछ वो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ अन्य फैक्ट और हैं जी। संविधान सभा के चरण की बात कर लें। पहला चरण स्टार्ट होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक से, और कब तक चलेगा? ये चरण चलेगा आपका 14 अगस्त 1947 अर्थात भारत की आजादी तक। जैसे ही 15 अगस्त 1947 से कब तक चलेगा भाई? 26 नवंबर 1949 अर्थात संविधान के निर्माण होने तक। और तीसरा चरण प्रारंभ होता है 27 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1950, और ये है आपकी अंतिम बैठक। क्या है भाई? अंतिम बैठक। पहली बैठक से लेकर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्रम से एक एक चीज को अच्छे से समझाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। किस किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी क्रम से। पहले सबसे पहले मांग उठेगी, मांग के बाद किस किस प्रकार से कुछ डेलीगेट्स ब्रिटिश सरकार भेजेगी भारत में। ब्रिटिश सरकार डेलीगेट्स भेजे, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन दोनों असफल होंगे। कैबिनेट मिशन आएगा और लास्ट में उसी की सिफारिशों को माना जाएगा और भारत में संविधान सभा का गठन होगा। संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की जाएंगी। प्रारूप समिति भी गठित होगी जिसका काम था संविधान के प्रारूप की समीक्षा करना, क्योंकि पहला प्रारूप BN राव तैयार करेंगे जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। और अंतिम प्रारूप कौन तैयार करेगी भाई? पेश करेगी प्रारूप समिति। समितियों के बाद हमने एक एक इलेक्शन होंगे, किसको कैसे सीट मिलेंगी। मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार का गठन होगा। गठन होने के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार होगा। 15 अगस्त 1947 से पहले 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आएगी, और माउंटबेटन योजना के बाद भारतीय संविधान सभा में क्या क्या बदलाव होंगे, सदस्य संख्या कितनी रहेगी, इस प्रकार बिल्कुल क्रम से डेट वाइज मैंने डिजाइन किया है क्लास को, समझाने का प्रयास भी किया गया है। आप इसी तरह प्यार मुझ पर बनाए रखें। कुछ और फैक्ट रह गए हैं 2-4, उनको और पढ़ लें जी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो संविधान सभा ने किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक मैंने आपको बताया था, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। पारित करना और प्रस्तुत करना अलग अलग है। प्रस्तुत करने की अगर मैं बात करूं तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करेंगे कौन भाई? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, आपको पता है कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे भारत की संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को पारित कर देगी। क्लियर? और यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है जिस पर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का आधारित है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट है 22 जुलाई 1947, राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाते हैं। 13 मई 1949 कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक वाले दिन 2 बातें और स्वीकार की जाती हैं, मान्यता मिलती है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जनगण मन, वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मान्यता प्रदान की जाती है। यस, संविधान सभा के अगर हम सेक्रेटरी या सचिव की बात करें, ये HBR आयंगर थे। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी सुलेखन का कार्य किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने इटालियन तरीके से संविधान को अपने हाथों से लिखा है। 251 पेज लिखे इन्होंने। कितने लिखे? 251 पेज लिखे इन्होंने अपने हाथों से, और इसके एवज में इन्होंने कुछ पारिश्रमिक नहीं लिया, बल्कि प्रत्येक पेज पर अपने क्या लिखा भाई? खुद का नाम लिखा है। और अंतिम पेज पर इन्होंने अपने पिताजी का नाम लिखा है। ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, और सिर्फ इन्होंने यही शर्त रखी थी लिखने की कि मेरा नाम होगा प्रत्येक पेज पर। एक्सेप्ट भी की। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं के नाम मैंने आपको बता दिए। अम्मी स्वामीनाथन, बेगम अय्याज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षिणी बेलायुधन, एनी मस्सेनी, हंसा मेहता, कमला बेनीवाल, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित,
ये 15 महिला सदस्य संविधान सभा में थी, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रथम बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया, आपका आंसर होगा सर 10। 10 महिला सदस्य हैं जिन्होंने प्रथम बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को भाग लिया। SC ST के कैंडिडेट भी पूछ लिए जाते हैं कुछ फैक्ट में। तो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी भाई? 33 थी। क्लियर? संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर अंबेडकर जी का, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनको अभूतपूर्व योगदान के कारण भारतीय संविधान का जनक, रचनाकार, वास्तुकार, जननी, शिल्पी और आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और इन्होंने ही भारत का प्रथम प्रारूप, संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो इन्होंने ही तैयार किया था। और अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया? तो अंतिम प्रारूप तैयार किया था आपकी प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। बात करें संविधान की, एक इंपॉर्टेंट कथन ये भी है, ऐसा लगता है कि मंडप से दुल्हनी भाग गई है, क्योंकि नेहरू जी मुस्लिम लीग जो थी, पहली जब बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी और इसके सदस्य क्या आप पढ़ते हो? 207 सदस्य ही भाग लेते हैं 389 में से, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया था। तो ये चर्चिल थे, चर्चिल ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि मंडप से दुल्हनी भाग गई है। ये थी कुछ संविधान सभा से रिलेटेड सारे फैक्ट जिनको मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। मेरी आपसे आशा रहेगी जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो वीडियो रहने वाली है वो संविधान सभा से रिलेटेड MCQ सीरीज रहेगी। मेरा प्रयास ये रहा है आपके सिलेबस को इस तरह से कवर किया जाएगा कि पहले पॉलिटी वाली क्लास रहेगी SST डिटेल 2 के लिए, और जैसे ही एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।